राज्य में और हर जिले में कहीं हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो उसका दशा और दिशा क्या होगा वो आपको सामने फाइल्स दिख रहे हैं। बांग्लादेश से ये दंगा उठ करके बंगाल में कैसे आ गया। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि बांग्लादेश से ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य के लिए दंगा का प्रारूप करके अपने वोट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ये काम कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ वैसे ही बंगाल के जरिए अब दिल्ली जाने की तैयारी है। देखिए ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। विकास के मुद्दे से भटकाना है। 6 महीना साल भर में हर एक योजना परियोजना देश के अंदर बनाई जा रही है ताकि देश के अंदर विभाजन हो सके, बंगाल जैसे राज्यों को अलग करके हटाया जा सके। तो ये परियोजना तो बिल्कुल विफल है, चाहे दंगे कितने भी बड़े हो जाएं। ये किसी के हाथ की चीज़ नहीं है। और अगर इस तरह की परियोजना है तो दिल्ली में आकर के देख ले कि जो सल्तनत ख़त्म करने का तरीका जो पुराने समय से चलते आ रहा है, मुग़ल सल्तनत ख़त्म करने का, वो अभी भी चालू हो सकता है अगर दिल्ली में ये लोग प्रयास करेंगे कुछ करने का तो। क्योंकि अल्पसंख्यक वो हैं, हम नहीं, और ना हम लोग हैं। तो इस कानून के रूप को जो ये लोग भ्रमित करके प्रचारित कर रहे हैं, इस पे साफ और साफ ये कहना है कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और उस चीज़ को कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि दंगे देश में होंगे तो देश की अखंडता पे सवाल खड़े होंगे। और बंगाल तो कोई बांग्लादेश का राज्य में तो स्थापित नहीं है, ये तो भारत देश का अभिन्न हिस्सा है। तो ये साजिश जो पूरी तरीके से चलते आ रही है, वो साजिश को विफल करने के लिए सभी सरकार, सभी माध्यम से और हिंदू संगठनों को एकजुट रहना पड़ेगा और इस पर कार्य करना होगा। लोग कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, प्रदर्शन करते करते दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग, उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि फिर से मुग़ल सल्तनत को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले बंगाल में तो सुधारिए चीज़ों को। वहाँ के हिंदू अगर कमज़ोर हैं तो उनको बताना चाहिए कि वहाँ पे चीज़ें क्या है। जाहिर सी बात है कि सरकार का संरक्षण के कारण ये कार्य हो रहा है और लोगों को इस बात का डर है कि हमने जो घर बनाया था वो घर नहीं बचा है, हमने जो गाड़ी ली थी रोड पर वो गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है। ये उछल कूद करके बस बंगाल तक ही सीमित रहने वाला है। बिहार में क्यों नहीं इतना बड़ा दंगा कोई करने का प्रयास कर रहा है? झारखंड में कन्वर्जन ही क्यों हो रहा है, वहाँ कोई क्यों नहीं दंगा करता है? और दिल्ली में रही बात दंगे की, तो एक बार प्रयास करके देख लें, बुलडोज़र फिर भी चलेगा। और योगी जी का बयान भी तो आप देखें कि उनका क्या स्ट्रिक्ट बयान है। एक सीएम का अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो देश के अंदर अगर खंडित करने का प्रयास कोई भी करेगा तो बुलडोज़र चलेगा। साथ ही साथ सातों पुष्ट मिटाने का भी दम रखते हैं यहाँ के लोग। सातों पुष्ट मिट जाएगा? जी हाँ, जैसे मिटा दिया गया था। मुग़ल सल्तनत को ख़त्म करने वाला कौन माई का लाल है? इस भारत देश का ही वीर था ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। बंगाल में तो इतने बड़े बड़े आइडियल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की सेना उन्होंने बनाई थी देश के किसके लिए? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। तो क्या आपको लगता है कि दूसरा आज़ाद हिंद फौज सेना तैयार नहीं हो सकता है क्या? बस एक बार ऐलान करे कोई डेट और टाइम का कि इस दिन इस तरह की दंगा करने का हम लोग प्रयास करेंगे खुलेआम। ये चुनौती है हिंदुओं की तरफ से। कसम से बता रहे हैं कि एक एक पुष्ट नहीं बचेगा। एक एक पुष्ट नहीं बचेगा। इस बात की जिम्मेदारी हम हिंदू लोग लेते हैं। मतलब आप भी मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग तोड़फोड़ करोगे तो हम लोग मैदान में आएंगे? बिल्कुल गाड़ देंगे। मैदान में तो दूर की बात है, वहीं गाड़ दिया जाएगा, वहीं कब्र बना दिया जाएगा। फिर बाद में वहीं पे जाके अल्लाह बिल्ला करते रहिएगा वहाँ पर जा करके। ये काम होना चाहिए। जो दंगा करने का प्रयास करे भारत देश में वो कानून को हाथ में ले रहा है और कानून में संशोधन हुए हैं, उसका विरोध करना है आपका करिए, लेकिन तरीके से कीजिए। उसको दंगा के रूप में नहीं किया जा सकता है। अल्लाह का संपत्ति छीना जा रहा है तो विरोध नहीं करें? कहाँ अल्लाह का संपत्ति लिखा हुआ है, जरा बताइए। अल्लाह की हुए एक सेकंड, अल्लाह पैदा हुए 1400 साल पहले, इनकी संपत्ति भारत देश में आ गई। दुबई में जाके काहे नहीं क्यों नहीं वक्फ बोर्ड बना लिया? और अरब कंट्री है, 52-56 कंट्री है अरब की, वहाँ क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी? भारत देश में ही कैसे हो गया? इस बात पर तो विचार होना चाहिए। क्या भारत देश में एक बड़े हॉस्पिटल का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी हो जाता है, हाई कोर्ट का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी हो जाता है, पुलिस स्टेशन तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुसलमानों के नेता के
स्कूल और हॉस्पिटल भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के अंदर है, उस पर जांच बैठने वाला है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। तो ये लग रहे हैं आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, दूसरे लोगों को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रही है कि इनकी मदद मत कीजिए, इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे ममता नहीं। बनर्जी किस खूल खानदान की है बताइए? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? कट्टर हिंदू है। कैसे कट्टर हिंदू है? ब्राह्मण का वो वेशभूषा है जिस हिसाब से वो चलती हैं, और जो बयान देती हैं कि हाँ दंगा करवा रहा है, यही लोग करवा रहा है। इतना कमज़ोर आपका शासन कैसे हो सकता है कि आपके राज्य में कोई आकर के दंगा करके चला जा रहा है? आपके पास कोई रूल नहीं है, क्यों नहीं यूपी में जाके कोई दंगा कर दे रहा है? आरएसएस भाजपा वाले दंगा करवा रहे हैं वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आरएसएस भाजपा वाले दंगा करा रहे हैं तो उसका प्रमाण लाइए। आरएसएस भाजपा मुसलमानों का संगठन है क्या? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसके लिए जब जा रही है तो किसको दर्द हो रहा है? आरएसएस और भाजपा वालों को तो दर्द नहीं हो रहा है। ये तो संशोधित कानून है। डीएम साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि डीएम इनकी देखरेख करेंगे फिलहाल, और फिलहाल होल्ड किया जाए। इससे हम हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। किस लिए दिया ये भी सुन लीजिए। अगर अमेंडमेंट में पहले बहस के दिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कह देती कि अलाउ किया जाए तो देश का हालत बिगड़ जाता है। ये लोग कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हिंदू ही है जो इस चीज़ को मानता है और समझदारी के साथ अपने चीज़ों को अपने पक्ष में रखता है। कह तो रहा है कि बंगाल में जैसे हुआ वैसे बिहार में होगा, यूपी में होगा। जिसको जहां जो करना है कर ले, हम खुली चुनौती देते हैं। जिस वक्फ बोर्ड के लिए वो लड़ने आएंगे उसी वक्फ बोर्ड के नीचे उसी कब्र में दबा दिया जाएगा। कोई 7 जन्म तक पुष्ट नहीं मिलेगा, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। और जिसको फरियाना है, जिसको देखना है देख ले आकर के, जहाँ दंगा करना है एक बार अनाउंस करें, देखिए उनके साथ क्या होता है। वो नहीं रहा, इतना नहीं। पलायन तो कर रहे हैं आप लोग। तो पलायन तो हिंदू कर रहा है ना, हिंदू वहाँ का कमजोर है। हिंदू नहीं है कहीं का भी हिंदू, एक सेकंड, कहीं का भी हिंदू अगर उस जगह पे पलायन कर रहा है तो आगे आने वाली भविष्य की तो चिंता किया नहीं। वो तो बगल वाला पड़ोसी को पूछा नहीं कि आप ठीक है कि नहीं है। लेकिन जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ पे क्यों दंगा हो रहा है? जहाँ पे बहुसंख्यक है जरा वहाँ भी तो करके बताएं, वहाँ भी तो करके बताएं। जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है वहाँ एक बार करने का तो प्रयास करें। अच्छा, एक चंदन दास वहाँ पे मारा गया है और कुछ लोग जय भीम और जय मीम का नारा लेकर के चलते हैं। क्या लगता है ये भाईचारा कायम है अभी तक? क्योंकि बांग्लादेश में भी दलितों को पहले टारगेट किया। हाँ ठीक है, भीमराव अंबेडकर इस देश के कानून के निर्माता हैं। उनका इज्जत सम्मान हर एक देश के नागरिक को होना चाहिए। लेकिन जय भीम और जय मीम ये कहीं से भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। तो जय भीम और जय मीम करके जो तीसरी कम्युनिटी को बनाया जा रहा है कि दलित और महादलित को अलग करके हम एक अलग कॉन्ट्राडिक्टी करें और इंडिया के पॉलिटिक्स में एक नया पॉलिटिक्स का रूप दें, तो मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा कि ढेर सारे ऐसे केसेस हैं, सिर्फ चंदन दास की बात नहीं है, सिर्फ ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जो दलित और महादलित के पेंडिंग में फाइल रखे रहते हैं और राजनीति के कारण वो ऊपर कभी नहीं आते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की साक्षरता है कि वो समझते हैं कि हाँ अगर दलित हैं तो उनके साथ कुछ सही में गलत हुआ है, तो इनके जो सांसद बने हैं अभी नए नए, उनकी बोली क्यों नहीं निकल रही है? पैलेस्तीन पे तो बड़ा बोली निकल रहा था। उनके नेता जो जय भीम करके जिनको संसद में भेजा है उनको तो बोलना चाहिए ना ये चीज़, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, एक झारखंड के मंत्री है हफीजुल अंसारी, उनका एक बयान आया है, बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है। कह रहे हैं हम लोग सोए हुआ है मुसलमान को, ज़्यादा जगाओगे तो कब्र में डाल देंगे। कब्र में तो मुसलमान जाता है, हिंदू तो जाता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कब्र में कहाँ कब्र खुदवाए हैं ज़रा बता दें, जगह कम पड़ जाएगा। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। सोए हुए को उंगली काहे कर रहे हैं आप लोग? कहाँ सोए हुए हैं ये लोग, जागे कब हैं? इनका तो सब दिन से सोया ही रहता है कब्र में कोई ना कोई। मैं साफ बोलता हूँ, दंगे करने की हिम्मत है, आप दंगा का आयोजन करिए, आप अनाउंस कीजिए। जब इतना ही आप सोच ही लिए हैं कि हमारा सब कुछ चला गया तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप एक बार अनाउंस तो करके देखिए कि हाँ इस दिन ऐसा ऐसा होगा, फिर आप देखिए ना देश की हालत की क्या होती है। कौन कितना ताकतवर है और कौन कितने पानी में और कौन किसको कब्र में डालेगा कि आग में डालेगा, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मंत्री पद है तभी तो बोल रहे हैं हम, और यहाँ का हिंदू तो सब सिंगल है, किसी के पास कोई पद नहीं है, फिर भी हम लोग तैयार हैं। जब कहे तब, जब कहे तब, जब कहे तो जी हाँ, हर चीज़ से। आप लोग अल्लाह की संपत्ति छीनने का कानून आता है उसका समर्थन करते, तभी तो विरोध हो रहा है। इनका जो कानूनी नहीं था उस पर ही अनाधिकार फालतू का अधिकार जता रहे थे, तो विरोध किस बात का? जो संशोधन हुआ है उसको मानिए, और भारत सरकार का कानून है इसको मानना ही पड़ेगा। जो संसद में पेश किया हुआ कानून है उसको देश को, हर नागरिक को मानने का अधिकार है।
इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। चैलेंज तो भी हुआ है। चैलेंज करने से क्या होगा? आज आप दंगा कीजिएगा, कल वहाँ घर टूट जाएगा आपका, कल बुलडोजर चल जाएगा, तुरंत एक्शन होगा। नासिक में क्या यूपी में हो रहा है। नासिक में तो हुआ ना। बंगाल में कहाँ हो रहा है? बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको वहाँ का वोट चाहिए, पोलराइज्ड वोट, बांग्लादेशियों का वोट। गाय कैसे कटेगी वहाँ से आकर के? इतना दिन से तो यही खेल चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? मोदी जी भी कहाँ? देखिए, गवर्नेंस कैसे चलेगी, क्या चलेगी, ये तो सेंट्रल का मामला है। हम लोग तो हिंदू लोग हैं, हम लोग हिंदुओं के पक्ष से बात को रखते हैं। अगर किसी में सही में दम है, इच्छा है दंगा करने की, तो दंगाइयों को जवाब दंगाई के ही तरीके से देना है। सिंपल सी बात। 7 पुश्त तक नहीं बचेगा। पहले तो फिर कुछ भी था, अब तो थोड़ा मोड़ा ये कहते हैं कि हमारे देश के इसमें योगदान रहा है आज़ादी में, तो मैं कहता हूँ कि देश की बर्बादी में भी इनका योगदान अब दिख रहा है। देश की बर्बादी में योगदान? बिल्कुल, ये बर्बादी में योगदान का ही तो साफ साफ प्रमाण है। हर 6 महीना पे, हर साल भर में दंगा, हर जगह जिहाद, हर जगह कन्वर्जन, ये सब क्या है? क्या देश का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए क्या कि शिक्षा व्यवस्था क्या है? क्या देश का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी कहाँ से कहाँ बढ़ी है? इस तरह से दंगा करके, जो कोलकाता कहीं सेंटर हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर सारे चीज़ों का सेटअप हुआ करता था, इतने बड़े बड़े ऑफिस बनाए गए और इतने बड़े बड़े महापुरुष निकले, वंदे मातरम और जन गण मन गाने में जिनको समस्या हो जाती है, वो देश के नागरिक तो हो ही नहीं सकते और देश के संपत्ति और देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोलकाता और बंगाल और मुर्शिदाबाद, मालदा के आसपास जो हिंदू रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या मैसेज रहेगा? हमारा संदेश तो यही है कि अगर एक नहीं रहेंगे तो नेक नहीं रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। सिंपल सा यही फंडा है और इस चीज़ की तैयारी आप हमेशा रखें, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो भारत देश के अंदर हो। इस देश में कभी भी ये प्रायोजित चीज़ें हो सकती हैं और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो हुआ है, उस चीज़ में किसी हिंदुओं का योगदान नहीं है। ये एक गवर्नमेंट है जिन्होंने एक कानून लाया संशोधित करके, जो चीज़ें फंसी हुई थी उस चीज़ को वापस से ठीक किया है और जिसका जो अधिकार है उस देश में वो यहाँ है और आप लोग शांति से, अमन से, चैन से रह रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दम पर सुरक्षित रहें और अपने ही समझदारी से इस चीज़ की योजना बनाएं कि आपके साथ क्या कहीं हो जाए। इस चीज़ के जिम्मेदार आप ही हैं। मुर्शिदाबाद ही सेंटर क्यों चुना गया? क्योंकि वो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है। क्या लगता है, क्या मंशा? ये एक, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये प्लानिंग के तहत जो भी दंगे होते हैं वो प्लानिंग के तहत ही होते हैं और इसकी पूरी योजना बनती है और योजना बनने के बाद ही इस तरह के दंगे को आयोजन किया जाता है। बंगाल मुर्शिदाबाद में ही दंगे क्यों हुए? लगातार कहीं न कहीं क्यों नहीं दंगे हुए? जब इतना ही खौफ था, इतना ही ये था, तो हर जगह दंगा करना चाहिए था एक ही समय में, क्यों नहीं हुआ? वहीं क्यों हुआ? वही तो बात है, वो वहाँ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे इनको सेटअप मिल रहा है, वहाँ पे इनको तरीके मिल रहे हैं। बांग्लादेश से लोग इजीली आ जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई बांग्लादेश में सक्सेस नहीं हो रही है तो भारत में आके हग रहे हैं, जहाँ पे इनके बाप दादा के पीछे पूर्वज का नाम गायब है और कहते हैं ज़मीन हमारा है। किस चीज़ का ज़मीन है? देशभक्त है मुस्लिम। कैसे है देशभक्त? देशभक्त कभी दंगा करता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि बंगाल में तो वही सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। क्या वो देशभक्त थे तो उनके आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं चले? यहाँ अंग्रेजों से थोड़ी लड़ रहे हैं हम लोग तो यहाँ अपने ही कम्युनिटी के जो साथ में रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, यहीं का सब्सिडी ले रहे हैं, यहीं का गा रहे हैं, यहीं की योजना पे पल रहे हैं, यहीं की योजना पे उनको घर मिल रहा है। वो आदमी आज यहाँ आकर के दंगा कर रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पनाह देने वाले लोग हैं। दिल्ली में रोहिंग्या बोल रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। रोहिंग्या आकर के, बांग्लादेश से आकर के दिल्ली में बैठ कर के हिंदू को कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। एक मीडिया वाला को भगा दिया। तो ये क्या है यहाँ पर? मतलब हम लोग आपको, मतलब भारत देश इतना आसान है कि कोई भी आएगा और हम उसको रख लेंगे। भारत देश की संख्या कितनी बढ़ गई और कितने ऐसे जो हैं जिनको मिर्ची लगती है, जो इलीगल वोटर्स हैं, वो वेस्ट बंगाल में ही छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, अगर देखा जाए तो लगातार तो टारगेट किया जा रहा है ना मुसलमानों को, तभी तो राहुल गांधी क्या टारगेट किया जा रहा है? मोदी जी कह रहे हैं पंचर बना रहा है ये लोग। बिल्कुल बना ही रहा है। तो कौन शिक्षित है यहाँ पे? बताइए, पिछले 15, कोई भी 10 से 15 मुस्लिम युवक का नाम बताइए जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में अपने आप को सर्वप्रथम रखा होगा और उसमें उनको कोई योजना के तहत उनको सम्मानित किया गया हो। ढेर सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जो हमारे देश में उस तरह की चीज़ों को करते हैं, जो कि पीछे हैं, बैक साइड में। उनके जब विचार सुनते हैं तो वो तो कहते हैं कि हम लोग तो राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। कौन मुसलमान मानेगा? संसद में ये लोग जा कर के जय फिलिस्तीन के नारे देते हैं। यहाँ फिलिस्तीन देश है क्या ये?
भारत देश में आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं और संसद में जाके जय फिलिस्तीन कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? ये करने का मकसद यही है कि इस देश में खंडित करने का प्रयास किया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए और विकास की धारा को एकदम उल्टा बहा दिया जाए। कह तो रहा है बांग्लादेश का मुसलमान कि अगर जैसे बंगाल में हिंदू आया हम विरोध करने के लिए तो पूरा बॉर्डर से हम लोग कूद जाएंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेश में घुस करके बांग्लादेश को अपने पास कर लेंगे। वीरों की भूमि कभी वीरों की ही रहती है और उसकी मिट्टी ही उसका पहचान देती है। मिट्टी यहाँ की लाल है और इतिहास को दोहराने पे मजबूर नहीं किया जाए। घोड़ा दौड़ते दौड़ते बांग्लादेश भी घुस सकता है। तो मुसलमान वहाँ के सोचें। हर कुत्ता अपने घर में शेर है। ज़रा आ जाएं, हम लोग स्वागत करते हैं। थोड़ा बिहार की तरफ भी तो बढ़े, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या असर करेंगे उनका। ये साफ चुनौती है, साफ चुनौती है कि अगर किसी बांग्लादेश की हिम्मत है, बांग्लादेशी की, कि वो यहाँ करके दंगा करे तो उसके साथ क्या हश्र होगा, ये मैं साफ चुनौती देना चाहता हूँ। किसमें दम है वो आके देख ले एक बार। जाएगा भिड़ने के लिए सब लोग जाएंगे, उठना पड़ेगा सबको। हर घर से एक आदमी को निकलना पड़ेगा। हर घर से एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर निकलेंगे, युवा निकलेंगे। कौन नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। जब हमारे सम्मान और मान सम्मान की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसको निकालने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना। वैसे एक चीज़ बताइए, क्या लगता है जिस तरह से मतलब ये मुर्शिदाबाद में हुआ है, इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? कुछ लोग राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य समाज इस तरह से बटे हुए हैं, तो यही मेन वजह है क्या टारगेट करने का? सबसे बड़ा वजह यही है। राजनीति के कारण सभी लोग जातीय भेदना में बढ़ चुके हैं और राजनीति के लोग ये नहीं चाहते हैं कि जनता यहाँ की शिक्षित हो, ताकि उनको ये समझ में आए कि समस्या क्या है भारत देश में। जो भारत देश में बंगाल में कभी मुर्शिदाबाद में घर बनाया होगा, जब वो अपने घर को देखने जाएगा तो वहाँ दंगे के रूप में जब देखेगा ऊपर से नीचे कि ये लोग कहाँ से आए हैं बाहर से, तो उस पर क्या बीतेगी। पूरा जीवन समर्पित करके वो अपना एक जगह बनाया और उसको कोई और आके छीन जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। कैसे लड़िएगा? गद्दारों का कौम तो है यहाँ पे, राणा संगा के वंशज भी गद्दार है बोला गया। ये सब एक राजनीति का पार्ट है। राणा संगा का तो एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ कटा हुआ था, फिर भी वो लड़ाई लड़े। उनका काट दिया जाए क्या? जो बोले हैं उनका काट करके उतारा जाए मैदान में, तब बताएंगे कि कौन गद्दार है कौन सही। अगर वो कहते हैं, अगर वो अपनी सहमति देते हैं तो उनकी एक हाथ काटा जाए और एक आंख को बंद कर दिया जाए, काट दिया जाए, फोड़ दिया जाए, फिर बोला जाए कि जरा लड़िए। क्यों सिक्योरिटी लेके बैठ गए थे 12 तारीख को? जब हिंदू संगठन और करनी सेना गई, जो सिक्योरिटी लेके क्यों बैठ गए? सरकार का संरक्षण क्यों प्राप्त करना पड़ा? गद्दार तो है ना, बोला तो गया उनके तरफ से, तभी तो बाबर को बुलाया हराने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। इतिहासकार कोई राजनीतिक नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक होगा तो यही वक्फ बोर्ड जैसा अमेंडमेंट लाया जाएगा बार बार। और ये भविष्य में आप सोच छोड़ ही दीजिए। ऐसा इतिहास लिखना जो इतिहास गलत है और प्रस्तुत करना, इस पर भी एक कड़ी कानून होनी चाहिए। और महापुरुषों के बारे में तो अगर कोई व्यक्ति कहता है, इस देश के जो महापुरुष हैं, अगर उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो उनका तो वहीं जीभ खींच लेना चाहिए। उनको तो सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो अपना घुस जाते हैं घर में। बिल में क्यों घुसे हुए हैं? निकलना चाहिए था उस दिन। बोले तो है कि 2-2 हाथ कर लेते हैं, हिम्मत है तो आ जाओ। एक हाथ नहीं बचेगा, 2-2 का तो दूसरा बात है। एक हाथ नहीं बचेगा। ऐसे लोगों को यहाँ भारत देश में किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषण से हो या फिर राजनीतिक तरीके से हो या फिर किसी भी तरह के से हो। ममता बनर्जी भारत की सबसे महिला सशक्त मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल मानने को तैयार हैं, सशक्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में कोई सशक्तिकरण नहीं है उनकी। बस वोटिंग के लिए ही सशक्तिकरण है जी।